हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर था उसका एग्जाम खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ गए और अब हम लोग आ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर की जो सिलेबस है एंशिएंट हिस्ट्री के, उसमें क्या क्या चीजें अब की बार पढ़नी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियोस में कंप्लीटली हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का बीए जो थर्ड सेमेस्टर है उसके लिए सिलेबस में क्या क्या चीजें होने वाली हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारा जो सिलेबस है 4 यूनिट में डिवाइड है। कितनी यूनिट में है? 4 यूनिट में डिवाइड है। और चारों यूनिट में हम लोगों को कौन कौन सी चीजें पढ़नी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है ना बाबू, सबसे पहला यूनिट, उसमें सातवाहन जो डायनेस्टीज है और खारवेल ऑफ कलिंग, यानी कि जो कलिंगा के खारवेल हैं और जो सातवाहन डायनेस्टीज है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टीज की अगर हम लोग बात करें, सातवाहन डायनेस्टीज, तो इसको पढ़ना कैसे है भाई, ध्यान से देखो। सातवाहन वंश के बारे में कंप्लीटली हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले कि इसका उदय कैसे हुआ, ये कैसे अस्तित्व में आया, इसके प्रमुख शासक कौन से रहे, इनकी शासन व्यवस्था कैसी रही और इन्होंने कौन कौन से वर्क किया जो आज इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सातवाहन डायनेस्टीज को पढ़ते हैं। या फिर हम ये कहें कि भारत के लिए सातवाहन डायनेस्टीज का इतिहास क्या रहा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग खारवेल ऑफ कलिंग, मतलब एक तरीके से जो खारवेल नामक राजा है, ठीक है, ये किस तरीके से अपनी भूमिका निभाया इतिहास में, कौन कौन सी चीजें ऐसे इन्होंने की जिसको हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये कलिंग से हैं, तो कलिंग के इतिहास को भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कलिंग का जिक्र है वो जो अशोक है उसके शासनकाल में भी हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लें बाबू। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ये हम लोगों को पढ़ना है यूनिट नंबर फर्स्ट में। किस में पढ़ना है? यूनिट नंबर फर्स्ट में। एक तरीके से पढ़ेंगे कैसे, देखो बाबू, जो सातवाहन डायनेस्टीज है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, यह अस्तित्व में कैसे आया, और उसके बाद यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी रही, यहाँ के प्रमुख शासक कैसे रहे, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था कैसा रहा, ठीक है, यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था कैसी रही, ठीक है, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसे रही, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों को एक एक करके कंप्लीटली पढ़ना है। यानी पॉलिटिकल सिचुएशन और जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है और जो सोशल सिचुएशन है, इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर फर्स्ट। ये हो गया क्या? यूनिट नंबर फर्स्ट। और इसमें हम लोग कंप्लीटली सातवाहन डायनेस्टीज के बारे में और जो राजा खारवेल है उसके बारे में पढ़ना है। आपने हाथी गुम्फा अभिलेख का नाम सुना होगा ना, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, तो ये उसी से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसका क्या महत्व रहा है इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाता है यूनिट नंबर 2 पे बाबू। यूनिट नंबर 2 में देखें तो जो फॉरेन इन्वेंशन है, ठीक है, यानी कि जो बाहरी आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रमण हुए हैं भारत पे, उसके बारे में हम लोग पढ़े। इन इंडिया, मतलब भारत में ये सब आक्रमण करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या रहता है, सब कुछ हम लोग जानेंगे। बेसिकली जो मुख्य रूप से कारण देखने को मिलते हैं, मुख्य रूप से कारण बाबू वो क्या देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं धन, आर्थिक संपदा, आर्थिक संपदा, या फिर हम कह सकते हैं संपत्ति। क्या कह सकते हैं? संपत्ति। ठीक है, इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं हमें जिक्र मिलेगा। इन सभी चीजों को देखते हुए जो बाहरी आक्रमणकारी थे वो भारत में एंट्री किए थे। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं इंडोग्रीक आए थे विथ स्पेशल रेफरेंस टू डेमेट्रियस एंड मिनांडर। ठीक है ना, जो डेमेट्रियस है, ठीक है, और जो मिनांडर है, इन सबों का स्पेशल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो कंप्लीटली इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंडो ग्रीक के बारे में हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। आगे देखिए भाई, जो शक है जिसमें पार्थियंस हैं और जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश के बेसिकली जो रूलर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है और स्पेशली कनिष्क को पढ़ना है। ठीक है, कनिष्क को आपने सुना होगा, ये बौद्ध धर्म से भी कहीं ना कहीं संबंधित है। जो लास्ट बौद्ध संगति होती है ये कनिष्क के शासनकाल में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इन सभी चीजों को हम लोग कंप्लीटली डिटेल से पढ़ना है। कैसे डिटेल से पढ़ना है भाई? अब देखो भाई, यहाँ पे अगर हम फॉरेन इन्वेंशन की बात करें तो ये तो भाई भारत में आया, आक्रमण किए। इन्होंने कौन कौन से जगह पे पहले आक्रमण किया, किन किन राजाओं से युद्ध लड़े, युद्ध की प्रणाली किस तरीके की थी, इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जो शक डायनेस्टीज है यहाँ पे देख सकते हैं, तो इन लोगों के बारे में फिर वही चीजें कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, शासन व्यवस्था कैसा रहा, इन लोगों के टाइम में सोशल जो चीजें थी, सामाजिक व्यवस्था थी, सोशल कंडीशन जो था वो कैसा रहा, फिर जो है आर्थिक व्यवस्था कैसी रही, और उसके बाद जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही, इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है,
ये हो गया भाई यूनिट नंबर 2। ठीक है, अब इतना ज्यादा हम लोगों को पढ़ना है तो भाई आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर क्या किताब से पढ़ करके, केवल बुक से पढ़ करके क्या हम सारी चीजों को समझ सकते हैं? ना बाबू, बुक से अगर पढ़ करके आप सारी चीजें समझ सकते हो तब तो फिर क्या दिक्कतें ही रह जाती हैं। बुक से पढ़ो और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करना होगा भाई, इसके लिए जो टारगेट सेमेस्टर है वो आपके लिए देखिए इतना बढ़िया बैच सारथी नामक बैच लेकर के आया है। ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, सारथी नामक बैच आपका है। और सारथी नामक बैच किसके लिए भाई? बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए है। यहाँ पे मेंटर्स आप देख सकते हैं, बखूबी आप लोग परिचित हो गए मेंटर से। ठीक है, ये मैम भी है। ठीक है, और ये इंग्लिश वाली मैम है, आप जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप हमें तो देख ही सकते हैं, हम आपको पर्सनल गाइड करने वाले हैं। यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही यही है, पर्सनल मेंटरशिप। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स कि बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना रह जाए। ठीक है, इसके लिए आपको ये मेंटरशिप प्रोग्राम दिया है, आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो ये थ्योरी क्वेश्चंस हैं ये आपको दिए जाएंगे कि जो थ्योरी के क्वेश्चंस आपको हो उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में बच्चे एमसीक्यू या फिर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी तैयारी किए होते हैं या फिर उसके हिसाब से तैयारी किए होते हैं। और अगर थ्योरी एग्जाम हो जाता है तो फिर दिक्कतें उनके साथ ये हो जाती हैं कि उन्होंने एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू समझ के तैयारी की और उस हिसाब से तैयारी करने के बाद एग्जाम हो गया लिखित थ्योरी, और ऐसे सिचुएशन में आपके साथ हो गया समस्या। ठीक है, तो इसी समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना है भाई, इन दोनों चीजों को पढ़ना है। क्लास भी आपको मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, जो सब के सब आपको ऐप में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे लाइव क्लास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब आप लाइव क्लास करेंगे तो पहला जो आपने क्लास किया है उसका किसी भी प्रकार का डाउट अगर देखता है आपको तो फिर नेक्स्ट जो लाइव सेशन चलता है उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भाई पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्लास नोट्स। ठीक है, और पीडीएफ ये सब कुछ आपको ऐप में मिलने वाला है। शॉर्ट नोट्स भी मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर हो सकता है आपके एग्जाम में जो पैटर्न है थ्योरी है तो उसमें अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस भी लिखने को आते हैं, इसके लिए आपको ये भी दिया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप के बारे में आपको पता हो ही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है बाबू? हिंदी है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, और उसके बाद हिस्ट्री है, और साथ ही साथ सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। ये सब के सब सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। ये सब्जेक्ट लिस्ट आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। और ये ऑफर जो है आपके लिए लिमिटेड है भाई, लिमिटेड ऑफर है, और जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो सारथी नामक बैच। कई लोगों का सारथी नामक बैच से ही कल्याण हुआ है, और कल्याण हुआ ही नहीं है, बहुत अच्छा खासा रैंक भी आया है। पिछली बार बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया था, ऑलरेडी वीडियोस है, वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फीचर से ज्यादा पैसा लगने वाला नहीं है, केवल और केवल 599 में ये आपको पूरा का पूरा बैच मिलने वाला है। सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के हिसाब से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, इतनी बातें अगर आप लोगों ने समझ ली है तो हम लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं अपने यूनिट नंबर 3 पे। 2 यूनिट में हम लोगों ने देख लिया क्या क्या पढ़ना है, तीसरे यूनिट में क्या पढ़ना है थोड़ा सा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, द राइज ऑफ द गुप्त डायनेस्टीज। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो गुप्त डायनेस्टीज है ना, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और सबसे पहली ही बात, राइज मतलब इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है। और जाहिर सी बात है कि अगर हमने उत्पत्ति पढ़ ली तो इसकी शासन व्यवस्था को भी पढ़ना पड़ेगा, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, इसका सोशल सिस्टम को भी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम को भी पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसका जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत का हिंदू धर्म का जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो गुप्त डायनेस्टीज का कहा जाता है। और इसका जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है बेसिकली समुद्रगुप्त के द्वारा, जो हरिशेन के द्वारा लिखवाया गया था, या फिर हरिशेन के द्वारा लिखा गया था, ऐसे कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। समुद्रगुप्त के बारे में बेसिकली जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं इन सभी की भूमिका इतनी बड़ी है जो कि हम लोगों को इसमें पढ़ना है। ठीक है, अच्छा देखिए भाई, द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिचुएशन, ये तो भाई हमने बता दिया, यहाँ पे देखिए बता दिया, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो हमें पढ़ना है। कुछ ग्रेट जो रूलर्स हुए हैं उस समय के, लाइक चंद्रगुप्त,
फर्स्ट समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त द्वितीय एंड कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त। इन सभी लोगों के जीवन की जो शैली रही है, शासन करने का जो तरीका रहा है, इन सभी के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। ये ओवरऑल सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। बाबू यहां तक कि एक एक चीजों को हम लोगों को कवर करना है। ध्यान दीजिए, एक एक फैक्ट कवर करना है ताकि आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू पैटर्न देखने को मिल जाए तो फिर दिक्कत आपके साथ कहीं भी ना हो। ठीक है, ये ओवरऑल पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए भाई, गुप्त वाकाटक रिलेशन, यानी कि जो गुप्त वंश था और गुप्त वंश का वाकाटक जो वंश है उसके साथ क्या रिलेशनशिप था। ठीक है, कैसे सिचुएशंस थे उस समय के। ठीक है, और किस तरीके से ये एक दूसरे से संबंधित थे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। फैक्टर ऑफ डिक्लाइन द गुप्त डायनेस्टीज, मतलब कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जो कहीं ना कहीं गुप्त डायनेस्टीज को डिक्लाइन में भूमिका निभाते हैं, उसके पतन में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है सिलेबस आपको कंप्लीटली क्लियर हो चुका है कि का पढ़ना है बाबू। ठीक है, अगर का पढ़ना ये सब कुछ क्लियर हो चुका है तो हम लोग जल्दी से सारथी बैच में मिलने वाले हैं और लाइव क्लास आपका चलेगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट हुआ वो क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सिलेबस देख लीजिए, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।